गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर शील्डिंग और डीशील्डिंग क्या होती है, और केमिकल शिफ्ट को हमने डिफाइन करने की कोशिश की थी, है ना। तो केमिकल शिफ्ट, इट इज द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल रिजल्टिंग थ्रू शील्डिंग और डीशील्डिंग बाय सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड्स, है ना। दिस इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। यानी एक तरीके से इस शील्डिंग और डी-शील्डिंग की वजह से जो सिग्नल का पोजीशन आता है एनएमआर स्पेक्ट्रा पे, उसी को अपन केमिकल शिफ्ट कहते हैं। लेकिन ये जो केमिकल शिफ्ट है ये इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और इसको हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस केमिकल शिफ्ट को देने के लिए या सिग्नल की पोजीशन देने के लिए हमें कोई रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हम किसी के रेफरेंस में, मतलब कोई चीज़ ज़ीरो होगी तभी उसके रेफरेंस में हम उस सिग्नल की पोजीशन दे सकते हैं, है ना। तो हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उस रेफरेंस जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो रेफरेंस वो है टेट्रामिथाइल साइलेन, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कॉमनली यूज्ड रेफरेंस है। उसको हम टेट्रामिथाइल साइलेन कहते हैं। टेट्रामिथाइल साइलेन का मतलब ये बीच में सिलिकॉन है और इसके चारों तरफ ये मिथाइल ग्रुप्स है ना। टेट्रामिथाइल साइलेन इस रेफरेंस के, या इसको हम क्यों रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं उसका रीज़न है, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर 12 केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, और हमने कहा कि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का मतलब ये एक ही जगह पर सिग्नल देंगे, और क्योंकि ये 12 प्रोटॉन्स हैं तो ये एक ही जगह पर बड़ा सिग्नल देंगे, तो हमें एक ही सिग्नल मिलेगा और बड़ा सिग्नल मिलेगा। फिर कार्बन के कंपैरिजन में सिलिकॉन अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, और उसी के कारण यहाँ पर ये हाईली शील्डेड, ये प्रोटॉन्स जो हैं ये हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पर हम ये अभी देखेंगे कि ये प्रोटॉन्स जो हैं ये हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। इतने शील्डेड प्रोटॉन्स हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिग्नल्स आते हैं वो इसके डाउन फील्ड पर ही आते हैं, इसके नीचे ही आते हैं, तभी हम इसको ज़ीरो की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर सिग्नल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेट्रामिथाइल साइलेन के सिग्नल के नीचे आते हैं। ये कंपाउंड जो है ये केमिकली इनर्ट है ना, इसकी रिएक्शन नहीं होती है ज़्यादातर, और ये वोलेटाइल है। इसका बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट है, 27 डिग्रीज है। होता क्या है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालने के लिए हमारे पास में फ्यू मिलीग्राम्स, माइक्रो मिलीग्राम्स में कंपाउंड होता है, और वो कंपाउंड भी हमें चाहिए वापस। तो अगर ये टेट्रामिथाइल साइलेन उसके अंदर डाल दें और उसको निकाल ना पाएँ तो हमारा कंपाउंड वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि टेट्रामिथाइल साइलेन जो है वो उसको हल्का सा आप हवा के अंदर रख देंगे तो भी वो टेट्रामिथाइल साइलेन उड़ जाएगा, तो वोलेटाइल है, तो हम आसानी से सैंपल रन करने के बाद में इसको उस सैंपल में से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये टेट्रामिथाइल साइलेन जो है ये ज़्यादातर ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है। एनएमआर के अंदर सारे सॉल्वेंट्स हम ड्यूटरेटेड लेते हैं, और ज़्यादातर ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट्स के अंदर ये घुल जाता है। ये इसका घुलना ज़रूरी है, तभी हमें सिग्नल मिलेगा। और ये जो कंपाउंड है हमने कहा केमिकली इनर्ट है, ये दूसरे प्रोटॉन्स के साथ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दूसरे प्रोटॉन्स हैं उनके साथ में इंटरफियर नहीं करता। तो ये इसके कई सारे फायदे हैं टेट्रामिथाइल साइलेन, इसलिए हम रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे हम ज़ीरो की तरह इस्तेमाल करें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब इसके रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स की, कि केमिकल शिफ्ट के यूनिट्स क्या है। हमने कहा केमिकल शिफ्ट जो है ये डिपेंड करता है अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ के ऊपर, या हम कहें कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है केमिकल शिफ्ट। यानी केमिकल शिफ्ट जो है उसको अगर हम हर्ट्ज में या साइकिल्स पर सेकेंड में देखें तो हमें बहुत परेशानी होगी उसको स्टडी करने में,
क्यों परेशानी होगी? परेशानी इसलिए होगी, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर एसीटोन का हम सिग्नल लेते हैं 60 मेगाहर्ट्ज पे तो 126 हर्ट्ज पे मिलता है। उसी एसीटोन का अगर सिग्नल हम 100 मेगाहर्ट्ज पे लेते हैं तो 210 हर्ट्ज के ऊपर हमें सिग्नल मिलता है। यानी हमको हमेशा जब सिग्नल लेंगे तो हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता रखनी पड़ेगी और हम इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो किया क्या गया, इस सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने केमिकल शिफ्ट को इस अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहने के लिए हमने इसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया। पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट जो हमें मिल रही है हर्ट्ज के अंदर, उसको 10⁶ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो मेगा हर्ट्ज में है तो हम उसको हर्ट्ज में मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये देखिए, एसीटोन मैंने जैसा बताया 126 हर्ट्ज एट 60 मेगा हर्ट्ज, तो ये हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, 60 मेगा हर्ट्ज है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे दिखा दैट वाज 126 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶। तो ये 2.1 ppm पर सिग्नल देगा एसीटोन का प्रोटोन। इसी तरीके से ये प्रोटोन अगर हम 100 मेगाहर्ट्ज पे देखें तो ये हमें सिग्नल अलग जगह पे देता है। अगर यही फॉर्मूला के अंदर पुट इन करें तो हमें ये 2.1 ppm, यानी अब ये जो सिग्नल हमने देखा ppm के अंदर, ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के से इंडिपेंडेंट हो गया। चाहे इंस्ट्रूमेंट आप 60 मेगाहर्ट्ज का लो या 100 मेगाहर्ट्ज का लो या 500 मेगाहर्ट्ज का लो, अगर केमिकल शिफ्ट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ppm में तो उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ या ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी हम ppm के अंदर केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसकी दो स्केल्स हैं। केमिकल शिफ्ट को हम दो स्केल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हमने ppm में ही कहा तो पहली स्केल जो है वो है डेल्टा स्केल। डेल्टा स्केल हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से जो अभी हमने देखा, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें सिग्नल मिला मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, है ना। तो ये डेल्टा स्केल है। और टाउ स्केल दूसरी स्केल जिसमें टाउ इज एक्चुअली इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा। तो इन दो स्केल्स में एक्सप्रेस करते हैं हम केमिकल शिफ्ट को ppm के अंदर, और जो स्केल है वो 0 to 10 ppm होती है ना। ये स्केल जो फॉल करती है 0 to 10 ppm में। TMS हमने रेफरेंस लिया, स्टैंडर्ड लिया, तो इसका मतलब इसका सिग्नल इज टेकन एज 0.0 ppm, है ना। और फिर इसके रिस्पेक्ट के अंदर हम 0 to 10 की स्केल के अंदर इस स्पेक्ट्रा को देखते हैं, NMR स्पेक्ट्रा को। जो डेल्टा स्केल है वो 0 to 10 ppm चलती है, और जो टाउ स्केल है वो TMS की वैल्यू 10 होती है और फिर 10 to 0 चलती है, ठीक है। तो ये टाउ स्केल 10 to 0 चल रही है। सिग्नल्स अगर हम देखें तो हमें इस स्केल के ऊपर सिग्नल मिलते हैं और हम इस स्पेक्ट्रा के अंदर दिखा सकते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर, ये देखिए इस पोजीशन के ऊपर हमने कहा शील्डेड प्रोटॉन्स आते हैं नियर 0 और इन्हें हम अपफील्ड की तरफ शिफ्ट कहते हैं, और ये हमारे डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं जो कि हमारे डाउनफील्ड सिग्नल दिखाई देते हैं। जो अभी हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि बेंजीन का मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूल बिटवीन 7 to 8 ppm पर एब्सॉर्ब करता है, जबकि सिंपल अल्केन अगर मीथेन का प्रोटॉन्स देखें तो वो 0.9 ppm पर एब्सॉर्ब करते हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रोटॉन है ये हाईली शील्डेड प्रोटॉन है, जबकि बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है वो हाईली डी शील्डेड मॉलिक्यूल है। तो इस 0 to 10 ppm के बीच के अंदर हम अपना स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं।